कभी सोचा है कि असल में हम हैं कौन? मतलब अपना नाम, अपनी नौकरी, अपनी पहचान, इन सब के परे क्या है? आज हम एक ऐसे ही प्राचीन ऋषि की यात्रा पर निकलने वाले हैं जिन्होंने ठीक यही सवाल पूछा था। और ये कोई नया सवाल नहीं है। सदियों से बड़े बड़े दार्शनिक और विचारक यही तो पूछते आए हैं। हम खुद को अपने शरीर से, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से जोड़कर देखते हैं, पर क्या हम सच में बस इतना ही हैं? तो चलिए भृगु की इसी अद्भुत यात्रा पर चलते हैं। ये कहानी तैत्तिरीय उपनिषद से ली गई है और ये एक तरह से हमारे अस्तित्व की अलग अलग परतों के अंदर झांकने जैसा है, परम सत्य की खोज में। तो कहानी हमें ले चलती है एक शांत जंगल के आश्रम में। जरा सोचिए वो माहौल, और वहां एक युवा ऋषि एक ऐसी खोज पर निकलने को तैयार है जो उनकी जिंदगी बदलने वाली है। ये युवा ऋषि है भृगु, और वो अपने पिता और गुरु वरुण के पास पहुंचते हैं और वो एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो शायद सभी सवालों की जड़ है। वो पूछते हैं, परम सत्य क्या है? इस पूरी दुनिया का, हर चीज का स्रोत क्या है? अब देखिए, वरुण एक सच्चे गुरु थे। उन्होंने कोई सीधा साधा बना बनाया जवाब नहीं दे दिया, नहीं, बल्कि उन्होंने उसे एक रास्ता दिखाया, एक तरीका बताया। उन्होंने कहा कि तुम्हें खुद खोजना होगा, गहरे ध्यान के जरिए। और बस भृगु अपनी ध्यान की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। जरा कल्पना कीजिए, बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटकर अपना सारा ध्यान, सारी चेतना अंदर की ओर मोड़ लेना, अपने ही वजूद की एक एक परत को हटाने के लिए तैयार हो जाना। तो सबसे पहले वो सबसे बाहरी, सबसे साफ नजर आने वाली परत को देखते हैं, हमारा ये भौतिक शरीर। उपनिषद में इसे अन्नमय कोश कहा गया है, यानी अन्न से बना शरीर। और बात भी सही है ना? ये भोजन से ही तो बनता है, उसी से चलता है और आखिर में उसी में वापस मिल जाता है। और ये एक यूरेका मोमेंट जैसा था। भृगु को लगा, बस मिल गया जवाब, उन्होंने गुत्थी सुलझा ली है। वो एकदम उत्साह में भरकर अपने पिता के पास दौड़ते हैं, पूरे यकीन के साथ कि उन्हें परम सत्य मिल गया है। लेकिन वरुण बस शांति से मुस्कुराते हैं और उनकी वो मुस्कान ही सब कुछ कह जाती है। वो भृगु को एक तरह से याद दिलाते हैं कि बेटा, सच्चा ज्ञान इतनी आसानी से, इतनी सतह पर नहीं मिलता। शरीर तो बदलता है, खत्म हो जाता है, परम सत्य तो हमेशा रहने वाला होना चाहिए। खोज अभी बाकी है। अब देखिए, भृगु निराश नहीं होते, बल्कि अपने गुरु के इस इशारे से वो और भी प्रेरित हो जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि और गहराई में उतरना होगा, तो वो अपनी खोज जारी रखते हैं, अपनी वजूद की और भी बारीक, और भी भीतरी परतों को खंगालने के लिए। इस बार उनका ध्यान जाता है प्राण पर, यानी वो जीवन शक्ति, वो वाइटल एनर्जी जो इस शरीर को चलाती है, जो सांस देती है। सोचिए, इसके बिना तो ये शरीर क्या है? बस मिट्टी का एक ढेर। और एक बार फिर भृगु को लगता है कि हाँ, यही है जवाब। लेकिन फिर वही होता है, उन्हें फिर से याद दिलाया जाता है कि वो अब भी सतह पर ही है। देखिए, प्राण या जीवन शक्ति एक कमाल का सिस्टम तो है, पर उसे खुद का होश नहीं है, वो खुद को नहीं जानती। तो वरुण कहते हैं, और गहरे जाओ। तो अब एक पैटर्न साफ दिखने लगता है। भृगु की यात्रा एक एक करके हर पहलू की जांच करती है। पहले शरीर, फिर प्राण यानी जीवन शक्ति, फिर मन, और उसके बाद बुद्धि। और हर पड़ाव पर उन्हें एक ही बात समझ आती है कि ये सब बस अस्थायी औजार हैं, टूल्स हैं, वो असली मैं नहीं है। तो शरीर, ऊर्जा, मन, बुद्धि, इन सब परतों को पार करने के बाद भृगु अपने होने के, अपने अस्तित्व के बिल्कुल केंद्र में, सबसे भीतरी हिस्से में पहुंचते हैं। और वहां जब सारी पहचाने, सारे लेबल पीछे छूट जाते हैं, तब उन्हें वो मिलता है, एक ऐसी खामोशी जो विचारों और मैं से भी परे है, जहां सारी कोशिशें खत्म हो जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ होने का एक गहरा, शांत और बिना किसी वजह का आनंद। अच्छा, अब ये आनंद कितना बड़ा है, कितना विशाल है, इसे समझाने के लिए उपनिषद में एक बहुत ही कमाल का थॉट एक्सपेरिमेंट दिया गया है। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे खुश इंसान, जिसके पास सारी दौलत हो, पूरी ताकत हो, अच्छी सेहत हो, सब कुछ, मान लीजिए उसकी इस खुशी को हम 1 यूनिट गिनते हैं। अब उस 1 यूनिट खुशी को 100 खरब से गुणा कर दीजिए। जी हाँ, ब्रह्म का आनंद कहते हैं इतना विशाल, इतना असीम है कि हमारी कल्पना भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। और यही है
आनंदमय कोश यानी आनंद का आवरण। ये हमारे अस्तित्व की सबसे आखिरी, सबसे भीतरी और सबसे सूक्ष्म परत है, परम सत्य का सबसे करीबी प्रतिबिंब। और यहाँ भृगु को जो अंतिम ज्ञान होता है वो सच में दिमाग को हिला देने वाला है। उन्हें समझ आता है कि ये आनंद, ये सिर्फ एक एहसास, एक फीलिंग नहीं है। अरे ये तो उस पूरे ब्रह्मांड का ताना बाना है। यही वो स्रोत है जिससे सब कुछ पैदा होता है, और यही वो महासागर है जिसमें सब कुछ आखिर में वापस समा जाता है। तो सवाल उठता है कि ये हजारों साल पुरानी कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो एक तरह से हमारे अपने ही मन का, हमारी अपनी चेतना का एक नक्शा है। ये जो 5 कोश हैं, ये दिखाते हैं कि हम अक्सर कैसे खुद को गलत समझ लेते हैं। हम अपनी पहचान कभी अपने शरीर से जोड़ लेते हैं, कभी अपनी एनर्जी से, कभी अपने बदलते हुए विचारों से या अपनी बुद्धि से। लेकिन भृगु की ये यात्रा हमें याद दिलाती है कि हमारा असली स्वरूप इन सब से कहीं ज्यादा गहरा है। और भृगु का जो अंतिम अनुभव है वो है एकता का, नॉन ड्युअलिटी का। वो देखते हैं कि असल में कोई बंटवारा है ही नहीं। खाने वाला और भोजन, देखने वाला और जिसे देखा जा रहा है, ये सब एक ही आनंदमयी चेतना के अलग अलग रूप हैं। तो आखिर में भृगु की ये यात्रा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ जाती है कि अगर हम अपना शरीर नहीं हैं, अपने विचार नहीं हैं, अपनी बुद्धि भी नहीं है, तो फिर बचा क्या? और शायद इसका जवाब कुछ खोजने में नहीं, बल्कि उसे महसूस करने में है। वो अनंत शांत जागरूकता जो हमेशा से यहीं थी, इन सब परतों के नीचे।